भाई, ध्यान से सुनना। आज यहाँ कोई किताब का सस्ता ज्ञान नहीं बटेगी। आज मैं तुमसे एक ऐसे दोस्त, एक ऐसे भाई की तरह बात करूंगा जिसने जिंदगी का सबसे अंधेरा कोना देखा है, उस घुटन को महसूस किया है और वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजा है। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारा आलस या तुम्हारा फोकस ना कर पाना तुम्हारा दुश्मन है। नहीं मेरे भाई, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कोई बुरी आदत नहीं है, वो तुम्हारी प्रतिक्रिया, रिएक्शन है। इस बात को गहराई से समझने के लिए आओ मैं तुम्हें कोथरूड, पुणे के एक छोटे से 1 BHK फ्लैट में ले चलता हूं। ये कहानी कबीर की है, पर सच कहूं, ये कबीर मैं भी हूं और ये कबीर शायद तुम भी हो। कबीर 26 साल का एक आम लड़का है। दिन में एक थका देने वाली कॉर्पोरेट जॉब करता है और रात के सन्नाटे में अपने एक छोटे से बिजनेस का ख्वाब बुनता है। उसके सीने में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती है, एक ऐसी हैवी फीलिंग जो उसे चैन से सांस नहीं लेने देती। रात की 3 बजे जब पूरा पुणे सो रहा होता है, कबीर के दिमाग में एक शोर चल रहा होता है, एक डेफनिंग नॉइज कि क्या मैं कभी लाइफ में कुछ उखाड़ पाऊंगा। एक आम सुबह की बात है। सुबह के 7 बजे आंख खुलती है। कबीर बिस्तर पर पड़े पड़े ही अपना फोन उठाता है और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलता है। उसने पिछली रात बहुत मेहनत से अपने नए प्रोजेक्ट का एक थॉट शेयर किया था। एक उम्मीद थी कि लोग अप्रिशिएट करेंगे, पर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। एक बिल्कुल अनजान इंसान जो कबीर को जानता तक नहीं, जिसने कबीर का स्ट्रगल नहीं देखा, उसने एक बेहद घटिया और चुभने वाला कमेंट किया था। बस वहीं पर सब कुछ तबाह हो गया। उस 1 सेकंड में कबीर के सीने में जैसे किसी ने आग लगा दी। उसका गला सूखने लगा, हाथ थोड़े ठंडे पड़ गए। अगले 2 घंटे तक कबीर बिस्तर पर ही पड़ा रहा, अपने दिमाग के अंदर उस अनजान इंसान से बहस कर रहा था। उसका दिमाग अलग अलग सिनारियोज बना रहा था। मैं उसे ये रिप्लाई करूंगा तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की? उस सुबह कबीर का नाश्ता ठंडा हो गया। उसकी पढ़ाई, उसका काम, उसके दिन भर का फोकस, सब कुछ एक झटके में राख हो गया, सिर्फ उस एक कमेंट की वजह से। वहीं पर कबीर हार गया था। उस अनजान इंसान ने अपने फोन से एक छोटा सा बटन दबाया और कबीर यहां पुणे के अपने कमरे में पपेट की तरह नाचने लगा। इस घुटन को समझ रहे हो? इसे ही किताब में अदृश्य जंजीर कहा गया है। हम सब खुद को बहुत समझदार, इंडिपेंडेंट और आजाद समझते हैं, पर नंगी और कड़वी हकीकत यह है कि हमारी भावनाओं की चाबी दूसरों की जेब में रखी है। किसी ने आकर तुम्हारी तारीफ कर दी तो तुम 7वें आसमान पर उड़ने लगते हो। किसी ने आकर तुम्हें थोड़ा सा नीचा दिखा दिया और तुम अगले 1 हफ्ते के लिए डिप्रेशन के अंधेरे कुएं में गिर जाते हो। क्या तुम सच में आजाद हो, या फिर तुम सिर्फ एक रिएक्शन मशीन बन चुके हो जिसे कोई भी राह चलता इंसान कंट्रोल कर सकता है? कबीर की जिंदगी तब बदली जब एक रात रोते रोते अपनी बेचैनी से लड़ते हुए उसके हाथ ये किताब लगी। उस किताब ने पहले ही चैप्टर में कबीर के दिमाग को झंझोर कर रख दिया। किताब में एक टर्म लिखा था, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब था कि तुम्हारी खुशी और तुम्हारा सुकून पूरी तरह से बाहर की चीजों पर टिका हुआ है। जब तक सब कुछ तुम्हारी मर्जी से चलेगा तुम ठीक रहोगे। जैसे ही किसी दोस्त ने मैसेज का रिप्लाई लेट किया या किसी रिश्तेदार ने तुम्हारे करियर पर ताना मारा, तुम बिखरे हुए कांच की तरह टूट जाओगे। लेकिन इस किताब ने कबीर को जो सबसे बड़ा शॉक टू द सिस्टम दिया वो था अमिगडला हाईजैक का कॉन्सेप्ट। हमारा दिमाग आज भी पुराने जमाने की तरह वायर्ड है। पहले जब सामने एक शेर आता था तो दिमाग का एक हिस्सा, एमिगडाला, हमें तुरंत भागने या लड़ने का सिग्नल देता था। आज के जमाने में हमारे सामने शेर नहीं है, लेकिन किसी का वो कड़वा कमेंट हमारे दिमाग के लिए उसी शेर की तरह काम करता है। हमारा दिमाग बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देता है। पर इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या था पता है? जिंदगी बदल देने वाला सच। किताब ने बताया कि ये बायोलॉजिकल रिएक्शन, ये खून का उबाल, ये हार्ट रेट का बढ़ना, ये सिर्फ और सिर्फ 90 सेकंड तक रहता है। हाँ मेरे दोस्त, सिर्फ 90 सेकंड। उसके बाद तुम जो भी करते हो वो तुम्हारी अपनी चॉइस होती है। अगर कबीर उस सुबह 2 घंटे तक उस कमेंट पर आग बबूला हो रहा था तो इसका मतलब था कि उस ट्रोल ने तो सिर्फ एक तीली लगाई थी, लेकिन उस आग में अगले 2 घंटे तक घी डालने का काम खुद कबीर कर रहा था। उस रात अपने शांत कमरे में, उस सन्नाटे के बीच, कबीर को पहली बार अपनी सच्चाई दिखी।
उसने रियलाइज किया कि उसकी अपनी एनर्जी की बैटरी लिमिटेड है, बिल्कुल उसकी स्मार्टफोन की तरह। और वो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती बैटरी अपने ख्वाबों पर खर्च करने के बजाय उन लोगों को रिप्लाई देने में बर्बाद कर रहा था जो उसे नीचा दिखाना चाहते थे। वो रात कबीर के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी, पर सफर इतना आसान नहीं था। 1 साल से जमे हुए जंग को हटाना आसान नहीं होता। उसे लगा था कि बस ये 90 सेकंड का रूल समझ लेने से जिंदगी सेट हो जाएगी, पर असली जंग तो अभी शुरू होने वाली थी। अगले दिन उसके आगे एक ऐसी सिचुएशन आई जहां उसका खुद पर कंट्रोल छूटने वाला था। भाई, पिछली बार हमने कबीर को कोथरूड के उस छोटे से 1 BHK में छोड़ा था, जहां उसने एक उम्मीद के साथ वो किताब पढ़ी थी और एक आजाद जिंदगी का सपना देखा था। तुम्हें क्या लगता है, अगले ही दिन से उसकी जिंदगी बिल्कुल हॉलीवुड मूवी की तरह बदल गई? नहीं मेरे दोस्त, रियल लाइफ ऐसी नहीं होती। किताब पढ़कर मोटिवेट होना बहुत आसान है, पर उस मोटिवेशन को अपनी नसों में उतारना, उसे अपनी आदत बनाना बहुत मुश्किल है। पुरानी आदतें एक दिन में नहीं जाती, वो तुम्हें वापस उस रिएक्शन की दलदल में जोर से खींचती हैं। कबीर के साथ भी यही हुआ। अगले दिन ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान उसके मैनेजर ने उसकी एक रिपोर्ट पर थोड़ा सा सार्केज्म मारा, सबके सामने उसे नीचा दिखाया। कबीर को रात का वो 90 सेकंड का रूल याद तो आया, पर उसका ईगो उसके कानों में चीख रहा था, अगर आज चुप रह गया तो ये दुनिया तुझे कमजोर समझेगी, बोल, जवाब दे। उसका खून खौलने लगा और उसने तुरंत डिफेंसिवली भड़क कर जवाब दे दिया। रिजल्ट वही पुरानी घुटन, वही ओवरथिंकिंग। उस दिन बाइक पर घर वापस आते हुए पुणे के भयंकर ट्रैफिक के बीच कबीर खुद को गालियां दे रहा था। मैं एक फ्रॉड हूं, ये सारी किताबें, ये सारा ज्ञान किसी काम का नहीं है। मैं जिंदगी भर एक पपेट ही रहूंगा जिसे कोई भी नचा सकता है। उस वक्त उसके सीने में ऐसी बेचैनी थी मानो किसी ने उसकी सारी उम्मीदों को राख कर दिया हो। उसे लग रहा था कि चुप रहने का मतलब हार मानना है। पर फिर आया वो वीकेंड जिसने उसकी जिंदगी की डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल दी। दिवाली का वक्त था और कबीर को एक फैमिली गैदरिंग में जाना था। हाँ, हमारे देसी घरों में तुम्हें पता है ना क्या होता है, कोई ना कोई रिलेटिव ताने मारने के लिए रेडी बैठा होता है। वही हुआ। ड्राइंग रूम में सब बैठे थे, कचौरी और चाय चल रही थी, और तभी एक दूर के अंकल ने सबके सामने कबीर पर सीधा निशाना साधा। और कबीर बेटा, कब तक ये छोटे मोटे सपने देखोगे? तुम्हारी उम्र हो गई है और अभी तक ढंग की नौकरी नहीं ढूंढ पाए तुम। बूम! सबकी निगाहें कबीर पर। उसके सीने में फिर से वही आग लग गई। उसका गला सूखने लगा, हाथ कांपने लगे और दिमाग ने सिग्नल दिया, जवाब दे इसको। उसका माइंड चिल्ला रहा था, बता इन्हें अपनी मेहनत के बारे में, बता इन्हें कि मार्केट में कितनी मंडी चल रही है, डिफेंड कर अपने आप को। पर इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर कबीर को उस किताब का चैप्टर 2 याद आया, हाई स्टेटस साइलेंस और मिरर शील्ड। किताब में साफ लिखा था, जो इंसान सबसे पहले रिएक्ट करता है और सफाई देता है, वो सबसे ज्यादा इनसिक्योर होता है। अगर कबीर ने सफाई दी तो उसने अपनी ताकत उन्हें दे दी और वो वहीं हार जाएगा। कबीर के हाथ में चाय का कप था। उसने उस कप को धीरे से टेबल पर रखा। उसने तुरंत बोलने के बजाय 5 काउंट रूल लगाया। ये रूल कहता है कि जब भी कोई ऐसी बात कहे जिसका जवाब देना जरूरी लगे तो तुरंत मत बोलो, मन ही मन 5 तक गिनती गिनो। कबीर ने सांस ली और शुरू किया, 1 2 3 4 5। ये 5 सेकंड्स उसके लिए 5 साल जैसे थे। उसका सीना ऐसी धड़क रहा था जैसे खून नसों को फाड़कर बाहर आएगा। लेकिन उन 5 सेकंड्स में उसने अपना ईगो साइड में रख दिया। उसने उस अंकल के ताने को एक जहर भरी गेंद की तरह देखा और उसे पकड़ने से इनकार कर दिया। इस बार कबीर ने मिरर शील्ड का इस्तेमाल किया। उसने उस अंकल की आंखों में सीधा देखा, चेहरे पर एक हल्की शांत मुस्कान रखी और बिना किसी सफाई के, बिना किसी गुस्से के, बेहद शांति से पूछा, अंकल, आप अचानक मेरी नौकरी को लेकर इतने चिंतित क्यों हो गए? क्या सब ठीक है? सन्नाटा। पूरे कमरे का रुख एक झटके में बदल गया। कबीर ने क्या किया? उसने अपनी कोई सफाई नहीं पेश की। उसने वो बॉल वापस उनके पाले में डाल दी और अब उन्हें जवाब देना था। अंकल अचानक से असहज, अनकंफर्टेबल हो गए। उनकी घबराहट बढ़ गई क्योंकि उन्हें वो तड़पता हुआ रिएक्शन नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या बोलें और वो हकलाते हुए टॉपिक चेंज करने लगे। वहां मौजूद बाकी लोगों को अब वो अंकल सच में मूर्ख लगने लगे। इस एक पल में उस ड्राइंग रूम का पूरा पावर डायनामिक कबीर के हाथ में आ गया था। इसे कहते हैं स्टेटस को वापस अपने पास खींचना। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप कंट्रोल में होते हैं और जब आप रिएक्ट करके जवाब देते हैं तो आप गुलाम होते हैं।
कबीर ने एक और चीज महसूस की जिसे किताब में वैक्यूम इफेक्ट कहा गया था। इंसान का दिमाग खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जब कबीर शांत था तो सामने वाला उस खामोशी को भरने के चक्कर में खुद की ही बोलती बंद कर बैठा। दुनिया का शोर तुम्हें सिर्फ एक कठपुतली बनाना चाहता है, पर याद रखना मेरे भाई, जिस दिन तुमने रिएक्ट करना छोड़ दिया उस दिन तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया। उस दिन रास्ते में वापस आते हुए कबीर की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू बेचैनी के नहीं थे भाई, ये उस आजादी के आंसू थे जो उसने पहली बार चखी थी। उस दिन उसने रियलाइज किया कि साइकोलॉजी सच कहती है, चुप्पी में एक बहुत बड़ी ग्रेविटी होती है। चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि स्टेटस का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब कुत्ते लड़ते हैं तो वो जोर शोर से भौंकते हैं, पर जब एक हाथी चलता है तो उसे प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं होती, उसकी शक्ति उसके होने में ही है। कबीर उस दिन वो हाथी बन गया था। ये कबीर की पहली बड़ी जीत थी। उसने देख लिया था कि अपनी खामोशी को एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाता है, पर सफर अभी बाकी था। बाहर वालों को तो उसने चुप करा लिया, पर उस आवाज का क्या जो दिमाग के अंदर 24 घंटे चलती है। जब कोई ऐसी चीज हो जो तुम्हारे परिवार या तुम्हारे सबसे नजदीकी आत्मसम्मान पर चोट करे, जहां तुम्हारा खून सच में खौलने लगे, तब खुद को कैसे रोकोगे? जब दर्द सिर्फ बातों का नहीं सीधा दिल पर लगने वाला हो, तब उस आग को कैसे संभालोगे? यहां जरूरत पड़ती है इस किताब की सबसे खतरनाक और गहरे कॉन्सेप्ट की, एक ऐसी टेक्निक जिसने सदियों पहले के महान विचारकों को भी आजाद किया था, एक ऐसा आहा मोमेंट जो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को तोड़ कर रख देगा। भाई तू अभी सोच रहा होगा कि कबीर की लाइफ तो अब सेट हो गई, ड्राइंग रूम पे ताने मारने वाले अंकल को उसने चुप करा दिया, उसने चुप्पी का हथियार चलाना सीख लिया, तो मतलब गेम ओवर, जीत गया कबीर। नहीं मेरे भाई, सच्चाई ये है कि बाहर के दुश्मनों को, रास्ते चलते अनजान लोगों को हराना फिर भी आसान होता है, पर असली लड़ाई तो अपनों से होती है, अपने दिमाग के अंदर उठने वाले उस बहरे शोर से होती है। तब क्या होता है जब चोट सीधा दिल पर लगती है, जब कोई ऐसी घटना होती है जो आपके आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट पर सीधा वार करती है, या जब आपकी दिन रात की मेहनत का फल कोई और छीन ले जाता है, तब उस बेचैनी को कैसे रोकोगे? एक दिन ऑफिस में कबीर के साथ बिल्कुल यही हुआ। उसका एक बहुत क्लोज कॉलीग था जिस पर कबीर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करता था। कबीर ने अपने नए प्रोजेक्ट का सारा आइडिया, सारी मेहनत उसके साथ शेयर की थी, पर जब प्रमोशन की बात आई तो सो कॉल्ड दोस्त ने मैनेजर के सामने सारा क्रेडिट अपने नाम कर लिया और पीठ पीछे कबीर के स्टार्टअप वाले ख्वाब का मजाक उड़ाया। जब कबीर को ये बात पता चली तो उसका पूरा वजूद हिल गया। उस रात पुणे के उस 1 BHK फ्लैट में मौत जैसा सन्नाटा था। रात के 2 बज रहे थे। कबीर फर्श पर बैठा था, दीवार से टेक लगाए। उसके सीने में इतनी भयंकर घुटन थी जैसे किसी ने उसके दिल को लोहे की मुट्ठी में दबोच लिया हो। उसकी सांसें अटक रही थीं। ये दर्द किसी ताने का नहीं था, ये दर्द धोखे का था। उसके दिमाग में एक डेफनिंग शोर चल रहा था। उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? मैं कल ऑफिस जाकर उसका कॉलर पकड़ूंगा, मैं सब खत्म कर दूंगा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। उसका खून खौल रहा था और अंदर एक आग सी जल रही थी। उसकी आंखों से बेचैनी और बेबस गुस्से के आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था कि उसकी सारी मेहनत, सारी अच्छाई राख हो चुकी है। लेकिन फिर उस रोते हुए, टूटे हुए कबीर को अपनी उस किताब का सबसे खतरनाक और सबसे गहरा कॉन्सेप्ट याद आया। एक ऐसी टेक्निक जिसने सदियों पहले के महान विचारकों और दार्शनिकों को भी आजाद किया था। किताब में लिखा था द ऑब्जर्वेशन रूम, यानी अवलोकन कक्ष। हमारा दिमाग एक बहुत बड़े सिनेमा हॉल की तरह होता है, और प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम उस फिल्म की एक किरदार, कैरेक्टर बन जाते हैं जो पर्दे पर चल रहा है। हम उस ड्रामे को सच मान लेते हैं। अगर किरदार रो रहा है तो हम रोने लगते हैं, अगर उसे गुस्सा आ रहा है तो हम भड़क जाते हैं। लेकिन इस किताब ने कबीर को सिखाया था कि उसे उस पर्दे से हटकर प्रोजेक्टर रूम में आकर बैठना है। साइकोलॉजी में इस जादू को मेटाकॉग्निशन कहते हैं, यानी अपने ही आते हुए विचारों के बारे में सोचना और उन्हें दूर से देखना। कबीर लगभग 15 मिनट तक जमीन पर तड़पता रहा, उस फिल्म का हिस्सा बनकर रोता रहा, पर फिर उसने डिसाइड किया कि नहीं, अब और नहीं। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद पर 3rd पर्सन लेबलिंग की टेक्निक लगाई। कबीर ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और रोते हुए पर दृढ़ आवाज में खुद से बोला, मैं गुस्सा नहीं हूं, बल्कि मेरा शरीर इस वक्त गुस्से का अनुभव कर रहा है।
फर्क समझ रहे हो भाई? जैसे ही आप कहते हो कि मैं गुस्सा हूं, आप उस इमोशन के साथ एक हो जाते हो। पर जैसे ही आप कहते हो कि मुझे गुस्सा महसूस हो रहा है, आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हो। कबीर ने अपने आप से अपना ही नाम लेकर बात करनी शुरू की। देखो, कबीर को अभी बहुत बुरा लग रहा है। कबीर के सीने में जलन हो रही है और उसके हाथ कांप रहे हैं। कबीर का मन कर रहा है कि वो अपना फोन दीवार पर मार दे। कबीर की सांसें तेज हो रही हैं और उसका गला सूख रहा है। और तभी वहां एक जादू हुआ, एक ऐसा आहा मोमेंट जिसने कबीर की दुनिया पलट दी। जैसे ही कबीर ने अपना नाम लेकर अपनी हालत को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसके दिमाग का वो हिस्सा जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, अचानक एक्टिव हो गया। वो अपनी ही उस दर्दनाक सिचुएशन से 1 फुट दूर खड़ा हो गया। उसे समझ आ गया कि ये सारी घुटन, ये सारी बेचैनी सिर्फ और सिर्फ एक केमिकल लोचा है जो दिमाग में हो रहा है और थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। अब वक्त था इस किताब के सबसे पावरफुल लॉजिक को अपनाने का, स्टोइक फिलॉसफी। कबीर को याद आया कि पुराने दौर के महान विचारक मानते थे कि इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह की चीजें होती हैं। पहली जो हमारे वश यानी कंट्रोल में है, और दूसरी जो हमारे वश में नहीं है। उस दोस्त ने क्या किया, उसने क्या बोला और लोग क्या सोचेंगे, ये कबीर के वश में नहीं था। हम दुनिया का मुंह बंद नहीं कर सकते। लेकिन उस बात को सुनकर कबीर कैसा महसूस करेगा और कल सुबह उठकर वो क्या कदम उठाएगा, ये 100% कबीर के अपने वश में था। उस सन्नाटे भरी रात में कबीर ने उस ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर अपने दिमाग का एक अभेद्य किला बना लिया। एक ऐसा किला जहां किसी की भी फालतू बात, किसी का भी धोखा बिना उसकी परमिशन के अंदर नहीं आ सकता था। उसने एक बहुत गहरी बात महसूस की। उसके इमोशंस और उसके दुख बिल्कुल बादलों की तरह हैं, जो आते हैं और चली जाती हैं, लेकिन वो खुद एक स्थिर आसमान है। बादल चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, वो कभी आसमान को अपनी जगह से हिला नहीं सकते। भाई, वो रात कबीर के लिए एक नया जन्म थी। उसके सारे आंसू सूख चुके थे। वो अब रो नहीं रहा था। उसके अंदर एक उम्मीद और एक ऐसी आग पैदा हो चुकी थी जो दुनिया को जलाने के लिए नहीं, खुद को रोशन करने के लिए थी। वो अब एक ऐसा पत्थर बन चुका था जिस पर लहरें जोर से टकराकर वापस चली जाती हैं, पर वो पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। उसने समझ लिया था कि आजादी पैसा या शोहरत में नहीं, बल्कि इस बात से मिलती है जब आपको दुनिया की राय से फर्क पड़ना बंद हो जाए। कबीर अब तैयार था। उसने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया था। पर अब आगे क्या? इस बदलाव को हमेशा के लिए अपनी आदत कैसे बनाया जाए? भाई, अब ध्यान से सुनना। कबीर की उस ऑब्जर्वेशन रूम वाली रात को गुजरे हुए आज 6 महीने हो चुके हैं। आज कबीर वो पुराना लड़का नहीं रहा जिसे कोई भी राह चलता इंसान अपनी एक कमेंट से तोड़ दे। आज कबीर एक चलता फिरता अभेद्य किला बन चुका है। एक दिन की बात है, कबीर अपनी बाइक पर ऑफिस जा रहा था। ट्रैफिक के बीच एक दूसरे बाइक वाले ने उसे बुरी तरह कट मारा और गाली बकी। अगर ये 6 महीने पहले का कबीर होता तो वो अपनी बाइक वहीं रोक देता। उसके अंदर की बेचैनी जाग उठती, खून खौलने लगता और वो सड़क पर लड़ने उतर आता। पर इस नए कबीर ने क्या किया? उसने बाइक धीमी की, उस गाली देने वाले की आंखों में सीधा देखा, एक शांत मुस्कान दी और आगे बढ़ गया। क्यों? क्योंकि कबीर अब समझ गया है कि वो अपनी जिंदगी का एक साम्राज्य, एम्पायर बना रहा है, और किसी भी साम्राज्य का राजा सड़क के छोटे मोटे झगड़ों में अपनी सेना नहीं भेजता। आज उसकी सारी घुटन एक ऐसी महान उम्मीद में बदल चुकी है जिसे कोई हिला नहीं सकता। उसके ख्वाब अब जलकर राख नहीं होते, बल्कि वो आग बन चुके हैं जो उसके स्टार्टअप को रोशन कर रहे हैं। लोगों को अब कबीर की खामोशी से डर लगता है। वो लोग जो उसे उकसाने की कोशिश करते थे, अब उसके आगे बौने महसूस करते हैं, क्योंकि कबीर उन्हें रिएक्ट करके फ्यूल देना बंद कर चुका है। वो अब सच में आजाद है, क्योंकि उसे दुनिया की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर भाई, तेरा क्या? तू कब तक उस घुटन और ओवर थिंकिंग के लूप में फंसा रहेगा? ये किताब सिर्फ कबीर की नहीं थी, ये तेरी भी लड़ाई है। मोटिवेशन वाले वीडियो देखने से या किताबें पढ़ने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है एक्शन से, अभ्यास से। अगर तू भी उस रिएक्शन मशीन की दलदल से निकलकर एक अनशेकेबल इंसान बनना चाहता है, तो ये रहा किताब का दिया हुआ स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल प्लान। दुनिया का शोर तुम्हें सिर्फ एक कठपुतली बनाना चाहता है, पर याद रखना मेरे भाई, जिस दिन तुमने रिएक्ट करना छोड़ दिया, उस दिन तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया। स्टेप 1, आइडेंटिटी शिफ्ट, पहचान का बदलाव। अक्सर हम कहते हैं कि मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा हूं,
ये बोलना छोड़ दे। आज से खुद को और अपने दिमाग को ये बोल, मैं वो इंसान हूं जिसे कोई हिला नहीं सकता। जब तू अपनी पहचान बदलता है तो तेरे एक्शंस अपने आप बदलने लगते हैं। स्टेप 2, द 24 आवर नो कंप्लेंट ड्रिल, वॉलंटरी हार्डशिप। ये तेरा पहला टास्क है। अगले 24 घंटे के लिए तुझे किसी भी चीज की शिकायत नहीं करनी है, चाहे बाहर भयंकर गर्मी हो, ट्रैफिक जाम हो या तेरा इंटरनेट स्लो चल रहा हो। जैसे ही तू शिकायत करना बंद करता है, तू अपनी ताकत वापस अपने पास खींचना शुरू करता है और तेरा दिमाग रोते रहने के बजाय सल्यूशन ढूंढने लगता है। स्टेप 3, द डिजिटल डिले, 10 मिनट रूल। आज के दौर में ये नोटिफिकेशंस तेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगली 7 दिनों तक तुझे एक कसम खानी है, जब भी तेरा फोन बजी या किसी का व्हाट्सएप मैसेज या इंस्टाग्राम कमेंट आए तो तुरंत रिप्लाई नहीं करेगा। उसे कम से कम 10 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दे। ये छोटा सा पॉज तेरे दिमाग को सिखाएगा कि हर आवाज पर कुत्तों की तरह भागना जरूरी नहीं है। तू फोन का गुलाम नहीं है, फोन तेरा गुलाम है। स्टेप 4, द 10-year रिग्रेट टेस्ट। जब भी कोई तेरा आत्मसम्मान तोड़े, तेरा खून खौले और तुझे लगे कि तू बस फटने ही वाला है, वहीं रुक जा। खुद से एक सवाल पूछ, क्या 10 साल बाद इस इंसान की या इस बहस की मेरी लाइफ में कोई औकात होगी? क्या इस अनजान इंसान को जवाब देने से तेरे ख्वाब पूरे होंगे? तेरी अटेंशन, तेरा ध्यान, तेरी सबसे बड़ी दौलत करेंसी है। इसे कचरे की तरह सड़क पर मत फेंक। स्टेप 5, दिमाग का जिम, मॉर्निंग साइलेंस। रोज सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट चुपचाप बैठ, कुछ मत कर। अपने फोन को दूर रख दे और बस अपने विचारों को बादलों की तरह आते जाते देख। ये तेरे दिमाग की कसरत है। जैसे जिम जाने से फिजिकल बॉडी बनती है, वैसे ही खामोशी के इस अभ्यास से तेरा कैरेक्टर बनता है। भाई, एक बात सच सच बताऊंगा, इस रास्ते पर तू कई बार फेल होगा। कभी कभी पुरानी आदतें तुझे वापस उस गुस्से की दलदल में खींचेंगी और तू रिएक्ट कर बैठेगा। पर उस वक्त खुद को कोसना मत, अपनी हार पर रोना मत। बस उस पल को ऑब्जर्व करना और वापस अपने ऑब्जर्वेशन रूम में लौट आना। ये एक लंबा सफर है, एक दिन का जादू नहीं। दुनिया बहुत शोर भरी जगह है मेरे दोस्त। हर कोई चिल्ला रहा है, हर कोई चाहता है कि तू उनकी बातों से इफेक्ट हो, उनकी स्क्रिप्ट पर नाचे। लेकिन याद रख, इस शोर के बीच जो इंसान शांत रह सकता है, वही असली राजा है। तेरी शांति, तेरा सुकून इस दुनिया की किसी भी चीज से महंगा है। इसे किसी भी सस्ते इंसान की फालतू बातों के लिए मत बेच। अपने अंदर की उस बेचैनी और आग को लोगों को जलाने में नहीं, अपने ख्वाब और अपनी तरक्की को रोशन करने में लगा। अपनी चुप्पी को अपना सबसे खतरनाक हथियार बना और अपने काम को इतना बड़ा कर कि दुनिया की बोलती अपने आप बंद हो जाए। तू यहाँ किसी को अपनी सफाई देने के लिए पैदा नहीं हुआ है। एक अशांत मन कभी महान काम नहीं कर सकता। तो उठ, अपने दिमाग को एक किला बना और आज से ही इस दुनिया की गेम का रूल बदल दे। अपना ख्याल रख और अब इस खामोशी की ताकत से दुनिया को जीत कर दिखा। ऐसी और इंस्पायरिंग कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नया चैप्टर आप तक तुरंत पहुंचे। अगली स्टोरी आपकी पसंद की होगी, बस कमेंट में बुक का नाम बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।